हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का इस प्यारे से चैनल राजपूत मौर्य पीसीएम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आप सब कैसे हैं? मैं आशा करूंगा कि आप सब ठीक होंगे। तो हम लोग आज की क्लास में कक्षा 12 की जो आपकी रसायन विज्ञान है, इसमें जो आपको पाठ 2 दे रखे हैं यानी विलयन, इस विलयन पाठ के अंतर्गत जो हमारी आज की क्लास रहेगी वो न्यूमेरिकल पे आधारित रहेगी। और जो न्यूमेरिकल मैं आपको आज समझाने वाला हूँ, तो इससे पहले की जो वीडियो थी उसमें जो आपको परिभाषाएं आपको समझाई गई थी उन्हीं पे आधारित, कल तो न्यूमेरिकल हम आपको समझा नहीं पाए थे, तो उन्हीं परिभाषाओं पे आधारित हम लोग आज की क्लास में जो न्यूमेरिकल रहेंगे वो हम लोग समझेंगे। यानी मैं आपको बता देता हूँ, आणविक उन्नयन स्थिरांक और हम बात करें मोलल उन्नयन स्थिरांक, इन दोनों परिभाषाओं के अंतर्गत मैंने आपको फार्मूले लिखवाए थे, ठीक है। और फार्मूले में किस अक्षर का क्या मतलब है हिंदी में, ये भी मैंने आपको समझाया था। और अगर आज की क्लास में अगर आए हुए हो तो आपको इससे पहले की वीडियो आपको ज़रूर देखना होगा। और जो भी न्यूमेरिकल में आज आपको करवाऊंगा ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, इस बात को आप ध्यान से सुन लें। तो क्लास की शुरुआत होने से पहले आप सभी क्या करेंगे, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर लें। पुराने बच्चे हैं वो वीडियो को लाइक करेंगे, और अगर नए बच्चे हैं तो वो क्या करेंगे, चैनल को आपको सब्सक्राइब और लाइक दोनों कर लेना है। इससे क्या होगा, मैं जब भी अपने चैनल पे पीसीएम सब्जेक्ट यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, इन विषयों से संबंधित जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा अपने चैनल पे, उसका आपको नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और आपको पता ही है इस चैनल पे मैथ, केमिस्ट्री और फिजिक्स, इन तीनों विषयों की कंप्लीट क्लासें आपको करवाई जाएंगी इस वर्ष। तो आपको इतना काम कर लेना है। और जब भी वीडियो की शुरुआत आप करो तो आपको वीडियो की क्वालिटी आपको बढ़ा लेना है। इससे क्या होगा, हम स्क्रीन पर जो भी लिखेंगे या नोट्स के द्वारा हम आपको समझाएंगे वो आपको साफ दिखाई देगा। तो यहाँ तक की बात एकदम क्लियर है क्या हम पढ़ाने वाले हैं और वीडियो को देखने का क्या प्रोसेस है, ये पूरा मैंने आपको समझा दिया है। अब हम लोग न्यूमेरिकल का हल समझना शुरू करते हैं। एक बार मैं फिर बता देता हूं बेटे, अगर आज की क्लास में अगर आए हुए हो ना, तो इससे पहले वाली वीडियो आप जरूर देख के आइएगा, क्योंकि आज की वीडियो से जो पहले वीडियो मैंने आपको समझाया था, तो उसमें हमारे पास कुछ फार्मूले थे। उन फार्मूलों के अंदर जो भी अक्षर थे उन अक्षरों का हिंदी में क्या मतलब है, तो आपको उनका मतलब जानना बहुत ही ज़रूरी है। और मतलब आप तभी समझ पाएंगे जब आप इससे पहले वाली वीडियो आप देखे होंगे। तो पहले इससे पहले वाली वीडियो को आपको देखना है और उसके बाद आज की वीडियो को देखना है। अगर आप देख चुके हैं तो आपको जो भी न्यूमेरिकल आज की वीडियो में आपको समझाया जाएगा वो जरूर आपको समझ में आएगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए अब हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं। प्रश्न हमारा है, मेरे साथ ही आपको नोट्स बनाते चलना है। बेंजीन का क्वथनांक 353.23 के है। 1.80 ग्राम अवाष्पशील विलय को 90 ग्राम बेंजीन में घोलने पर विलयन का क्वथनांक बढ़कर 354.11 के यानी केल्विन, 354.11 के, और यहाँ पे 353.23 के यानी केल्विन आपको यहाँ पे दे रखा है। हो जाता है विलय के मोलर द्रव्यमान की हमको क्या करनी है, गणना करनी है। विलय के हमको मोलर द्रव्यमान की क्या करनी है, हमको गणना करनी है। यहां तक की बात आपको क्लियर है। अब बात आती है कि आगे हमसे और भी कहते हैं बेंजीन के लिए
केबी का यहाँ पे जो मान दे रखा है बेंजीन के लिए, केबी का मान, केबी का मतलब आपको पता ही है, ठीक है, क्या होता है, मोलर उन्नयन स्थिरांक, यानी केबी का मान आपको दे रखा है 2.53, जिसका मात्रक है केल्विन किलोग्राम प्रति मोल। अब सुनिए कि अब करें तो फिर कैसे करें। तो सबसे पहले आपको पॉइंट पता होना चाहिए, वो पॉइंट देखिएगा। पहली चीज तो यह है, जब आपको दो प्रकार के टेम्परेचर मिल जाएं, यानी तापमान, तो जो ज्यादा टेम्परेचर होगा उसे आपको TS से लिखना है, सोल्यूशन ऑफ टेम्परेचर, और जो कम टेम्परेचर होगा उसे T से लिखना है। तो TS बराबर 354.11 हो जाएगा और T बराबर हो जाएगा 353.23। तो यहाँ पे देखिएगा मैंने लिख के रखा हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे, जब दो टेम्परेचर हमको पता है तो डेल्टा TB हम निकाल लेंगे। तो TS माइनस T फार्मूला होता है, TS के स्थान पे 354.11 माइनस था, माइनस लगा देंगे, T के स्थान पे 353.23 हो जाएगा। 354.11 में से 353.23 आप घटाओगे तो आपका आ जाएगा 0.88 केल्विन। यहाँ पे केबी का मान आपको दिया ही था। स्मॉल m प्रश्न में हमसे कह दिए थे कि मोलर द्रव्यमान की गणना कीजिए। इसका यह मतलब हुआ कि स्मॉल m हमको ज्ञात करना है। अब स्मॉल w और कैपिटल W कैसे पहचानोगे? जो कम मात्रा में जो ग्राम दे रखा होगा उसे स्मॉल w से लिखना, जो ज़्यादा मात्रा में ग्राम दे रखा होगा उसे कैपिटल W मानना। तो 1.80 आपका जो होगा स्मॉल w और कैपिटल W आपका 90 ग्राम। आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे लिख के रखा हुआ है। अब स्मॉल m बराबर फार्मूला होता है m बराबर 1000 गुणे KB गुणे W डेल्टा TB गुणे कैपिटल W। अब देखिएगा फार्मूला आपके पास दो होते हैं, एक होता है m बराबर 100 गुणे, देखिए पूरी प्रतिक्रिया होती है बस केवल 1000 के स्थान पे 100 गुणे KB गुणे W और नीचे सेम टू यू रहता है। और एक फार्मूला होता है कि 1000 के स्थान पे एक बार, मतलब कि 1000 के स्थान पे 100 होता है, एक ये सूत्र है, और 100 के स्थान पे 1000, ठीक है। तो 1000 वाला फार्मूला तब लगाना है जब आपको मात्रक दिया हो किलोग्राम में, और जब मात्रक ग्राम में दिया होगा तो आपको 100 वाला लगा देना है। जब मात्रक किलोग्राम में दिया हो तो आपको जो सूत्र m बराबर आपको लिखना है वो 1000 वाला लिखना है, और जब मात्रक आपको केवल यहाँ पे ग्राम होता तो आपको मात्रक 100 वाला लिखना है। अगर मात्रक नहीं दिया होगा तो आपको सदैव 100 वाला ही, जो सूत्र में 100 दिया होता है वही आपको फार्मूला लगाना है। बातों को जरा ध्यान से सुनेंगे तो जरूर आपको समझ में आएगा। अगर आपको कुछ करके दिखाने की अगर इच्छा है फ्यूचर में, तो आप अगर ध्यान से क्लास को अगर धैर्यपूर्वक अगर आप समझेंगे तो जरूर आपको मेरी बातें समझ में आएंगी। अब बात आती है 1000 तो ऐसे ही रहेगा, KB का मान 2.53, स्मॉल w का मान 1.80, डेल्टा TB का मान पुट कर देंगे, कैपिटल W का मान 90 हो जाएगा। ऊपर से हटाएंगे पॉइंट, नीचे 0 बढ़ा देंगे, नीचे से हटाएंगे ऊपर बढ़ा देंगे, काट पीट देंगे, आप काट लीजिएगा। ऊपर ऊपर गुणा करेंगे 25 30, नीचे 44 भाग करेंगे तो आपका 57.5। अब मात्रक क्या होगा? अणुभार का ग्राम प्रति मोल। यहां तक की बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? कैलकुलेशन आपको आता होगा, अगर नहीं आता है तो मुझे बताइएगा। मेन होता है कि पॉइंट, सवाल से जो भी सवाल दिया होता है बच्चों को कठिन लगता है कि हम यहाँ पे किसको किससे नोट करते हैं। तो अगर आपको बताता हूं तो मेरे हिसाब से आपको ये दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि किस पॉइंट को हमें किस अक्षर से लिखना है। मैंने एक एक चीज को मैंने समझाया है। ज़्यादा परेशानी है एक बार वीडियो को बैक करके फिर से देखो, और इससे पहले वाली वीडियो आप जरूर देख के आइएगा।
तो इस प्रश्न का हल आप कर लीजिएगा। अब बात आती है अगले प्रश्न के हल को समझने की। एक अवाष्पशील पदार्थ के 2.5 ग्राम को 100 ग्राम बेंजीन में घोलने पर क्वथनांक में 0.4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई। बेंजीन के लिए मोलल उन्नयन स्थिरांक 2.67 है। पदार्थ के अणुभार की गणना कीजिए। अब बताओ, एक स्मॉल डब्लू है, एक कैपिटल डब्लू है, तो स्मॉल डब्लू 2.5 हो जाएगा, कम मात्रा को स्मॉल डब्लू, ज्यादा मात्रा को कैपिटल डब्लू। अब बात आती है कि यहां पे 0.4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि, जब सवाल में वृद्धि कहेगा तो समझ जाओ ना तो आपको टीएस दिया है और ना तो टी दिया है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में 2 टेम्परेचर दिए हुए थे, तो यार एक को टीएस से लिखा था, एक को टी से लिखा था, और डेल्टा टी बी टीएस में से टी को घटा के निकाल लिया था। अब यहाँ पे क्या है कि वृद्धि हुई, इसका ये मतलब हुआ इस बार तुमको डेल्टा टी बी पूरा पूरा यहाँ पे दे रखा है। के बी का मान यहाँ पे दे रखा है 2.67 हो जाएगा। अणुभार की गणना करनी है स्मॉल एम बराबर क्वेश्चन मार्क। अब आपको क्या करना है, फार्मूला लगा देना है, लेकिन आपको स्मॉल एम, अच्छा स्मॉल एम तो ज्ञात ही करना है, तो हाँ लग जाएगा। अब यहां पे जो क्वेश्चन दे रखा था, ठीक है, यहां पे जो क्वेश्चन आपको दे रखे हैं इसको आप लगाएंगे। तो यहां पे क्या हुआ, मात्रक आपको यहां पे मोलल उन्नयन स्थिरांक यहां पे 2.67 दे रखा है। तो अगर मैं फार्मूले की अगर बात करूं, एक मिनट जरा, एक बात को मैं यहाँ पे गलत बोल गया हूँ, सूत्र लगाने वाला मैं एक बार फिर से आपको समझा देता हूँ। थोड़ा मैं बैक में आता हूँ पीडीएफ में, देखो यहाँ पे आ गया। हाँ, हालांकि मैंने सही बताया था, लेकिन एक बार मैं आपको रिवीजन करवा देता हूँ। सुनो, पहले सुनो, देखो स्मॉल एम बराबर 100 गुणे के बी गुणे डब्ल्यू डेल्टा टी बी बराबर कैपिटल डब्ल्यू। ये फार्मूला आपको कब लगाना है, ये फार्मूला ज्यादातर न्यूमेरिकलों में कम लगाया जाता है। ये फार्मूला तब लगाइएगा जब आपको मात्रक ग्राम में दिया हो, और ज्यादातर सूत्र अगर मैं बात करता हूं 1000 वाला आपको लगाना है, ठीक है। अगर मात्रक किलोग्राम में दिया है, ठीक है, स्थिरांक का मात्रक अगर आपको किलोग्राम में दिया है तब तो आप ये लगाएंगे ही फार्मूला, क्योंकि इसका मात्रक केल्विन इंटू किलोग्राम प्रति मोल होता है। अगर नहीं दिया है मात्रक तब भी आपको 1000 वाला ही फार्मूला आपको लगाना है। ज्यादातर क्वेश्चनों में बोर्ड एग्जाम में 1000 वाले पर ही आधारित प्रश्न पूछा जाता है, यही मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा था। आप समझ गए? हाँ जी, समझ गए। तो 1000 वाला फार्मूला लग गया। स्मॉल एम बराबर 1000 गुणे के बी गुणे डब्ल्यू, डेल्टा टी बी गुणे कैपिटल डब्ल्यू। के बी का मान 2.67, स्मॉल डब्ल्यू का मान 2.5, डेल्टा टी बी का मान 0.4, कैपिटल डब्ल्यू का मान 100। ऊपर से हटा देंगे पॉइंट, नीचे जीरो बढ़ेंगे, और नीचे से हटाओगे ऊपर कोई परिवर्तन नहीं। अपना हल कर लीजिएगा यार, ऊपर ऊपर गुणा करके भाग कर दोगे तो 166.875 ग्राम प्रति मोल आएगा। एकदम क्लियर है? जी हाँ, बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट प्रश्न का हल आप समझेंगे, ये याद रखिएगा। स्मॉल एम बराबर ज्यादातर 1000 वाला फार्मूला आपको अप्लाई करना है जब भी इस टाइप में क्वेश्चन आ जाए। मोलल उन्नयन स्थिरांक का अगर जिक्र हो, कहता है 3 ग्राम यूरिया को 100 ग्राम जल में घोलने पर जल के क्वथनांक में उन्नयन की गणना कीजिए, और जल के लिए मोलल उन्नयन स्थिरांक 0.52 केल्विन इंटू किलोग्राम प्रति मोल है। तो सबसे पहले सारे पॉइंट नोट करो। तो स्मॉल डब्लू 3 ग्राम, कैपिटल डब्लू 100 ग्राम,
KB बराबर 0.52। यहां पे हमको ज्ञात करना है क्वथनांक में उन्नयन। इसका जो मतलब है हमारा सीधा सीधा वो है डेल्टा टीवी। हमको इस प्रश्न में डेल्टा टीवी ज्ञात करना है, मैंने लिखा भी है। यहां पे हमको क्या करना होगा, हमको m का मान पता नहीं है, और m का मान पता कैसे चलेगा। स्मॉल m और कैपिटल M का मान पता होना चाहिए। यूज होगा तो यूज करेंगे, वरना देखते हैं। तो स्मॉल m और कैपिटल M कैसे निकालेंगे, तो सुनो, कैपिटल M जो होगा वो विलायक का अणुभार होगा, और जो स्मॉल m होगा वो विलय का अणुभार होगा। इस प्रश्न को जब हम पढ़ते हैं तो इसमें यूरिया और जल दे रखा है। यूरिया को जल में घोलना है, यूरिया की मात्रा कम होगी और जल की मात्रा ज्यादा होगी। तो स्मॉल m जो होगा वो यूरिया के सूत्र से अणुभार निकाल लेंगे, और कैपिटल M की बात करते हैं तो वो जल से आ जाएगा। तो मैंने साइड में यहां पे यूरिया का सूत्र होता है NH2CO NH2। अणुभार मैंने पिछली वीडियो में मैंने आपको सिखा रखा है। नाइट्रोजन, इसका परमाणु भार 14। हर तत्व का परमाणु भार लिखो, फिर प्लस का निशान। फिर ये H2 है, तो 2 पहले आएगा, H का मान 1 होता है तो 2 गुणे 1 प्लस, फिर यहाँ पे C आ गया 12 प्लस ऑक्सीजन का 16, फिर नाइट्रोजन का 14, फिर यहाँ पे 2 गुणे 1। इसको आप गुणा करके जोड़े, 14 प्लस 2 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 14 प्लस 2। और याद भी रखो मेरे बच्चे कि यूरिया का जो अणुभार होता है वो 60 होता है डायरेक्ट। स्मॉल m बराबर 60 हो गया। जल का होता है 18 अणुभार, हालांकि यूज नहीं है, निकाल लिया है। स्मॉल m बराबर फार्मूला होता है 1000 वाला, फार्मूला लगा दो। मान सारे पता चल गए हैं, KB का मान रख दिया, W का मान रख दिया, स्मॉल m का, कैपिटल W का, हल कर लोगे तो डेल्टा टीबी का मान आसान तरीके से आएगा 0.26, और ये केल्विन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का हल समझते हैं। कहता है 9 ग्राम ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6 को 500 ग्राम जल में घोला गया 1.013 बार दाब पर विलयन का क्वथनांक ज्ञात कीजिए। जल के लिए KB का मान आपको इतना दिया हुआ है। यहां पे 9 ग्राम है और 500 ग्राम है, तो स्मॉल W हो गया 9 ग्राम, कैपिटल W हो गया 500 ग्राम। अणुभार निकाल लेते हैं। तो बच्चे ग्लूकोज को हम जल में घोलेंगे ना, तो स्मॉल m जो होगा वो ग्लूकोज के सूत्र से आ जाएगा, यानी अणुभार। अणुभार कैसे निकालते हैं, C है 6 पहले कार्बन का परमाणु भार 12 प्लस 12 पहले हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है 12 गुणे 1 प्लस 6 पहले ऑक्सीजन का 16। इसको आप हल कर लेंगे। जब हल करोगे तो 72 प्लस 12 प्लस 96, तीनों को जोड़ देना तो 180 आ जाएगा। यहां तक की बात एकदम क्लियर है? जी सर, बिल्कुल क्लियर है। और हाँ, स्मॉल m का मान पता चल गया। हमसे कहते हैं विलयन का क्वथनांक ज्ञात कीजिए। शब्दों को यार समझो, विलयन का क्वथनांक अगर कहा है तो हमको TS ज्ञात करना है। अब बात आती है TS ज्ञात करना है तो T का मान पता होना चाहिए। तो मैं आपको एक बात बता देता हूं, TS ज्ञात करना है तो कैपिटल T भी ज्ञात करना होगा। यहां पे जो मात्रक हमको दिया है वो केल्विन में दिया है। जब भी विलयन का क्वथनांक ज्ञात करना हो तो TS बराबर हमको ज्ञात करना है, और T हमको फिर मानना पड़ेगा, और T आपका होगा 100 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि पानी जो होता है वो आपका 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, तो 100 आपको अपनी तरफ से मान लेना है। डिग्री सेल्सियस को हम चेंज कर लेंगे केल्विन में,
अगर कोई चीज डिग्री सेल्सियस में है उसे केल्विन में बनाने के लिए 273.15 जोड़ देते हैं। अगर केवल 273 जोड़ते हो तब भी सही है। सर क्या कह रहे हैं, अगर कोई चीज डिग्री सेल्सियस में है उसे केल्विन में बनाने के लिए आपको 273.15 जोड़ देना है या तो केवल 273 जोड़ देना है, और जोड़ने के बाद आपका बना यहाँ पे कैपिटल टी का मान 373.15। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, फार्मूला लगा देना है। स्मॉल m बराबर सूत्र होता है 1000 गुणे W और गुणे KB, और यहाँ पे डेल्टा TB और गुणे कैपिटल W। अब आपको क्या करना है बेटा, मान को पुट कर देना है। अगर हम बात करते हैं स्मॉल w का मान हमने पुट कर दिया और कैपिटल W का मान नीचे पुट कर दिया, KB का मान पुट कर दिया, और स्मॉल m का मान तो 180 था ही, ऊपर 52 नीचे 1000, 3 संख्या बाद पॉइंट लगा दोगे, और यहाँ पे हमको डेल्टा TB का मान 0.052 के हमको प्राप्त हुआ है। डेल्टा TB बराबर एक फार्मूला होता है TS माइनस T, डेल्टा TB का मान 0.052, TS का मान हमको ज्ञात करना है, T का मान 373.15। 373.15 को आप इस साइड लाओगे तो TS इकलौता बचेगा, जुड़ जाएगा, जोड़ दोगे तो 373.202 के, यही आपका आंसर हो गया। यहां तक की बात क्लियर है? जी सर क्लियर है। अगर नहीं क्लियर हो रहा है तो बेटा एक बार वीडियो को बैक करो, फिर से देखो। कैलकुलेशन आपको खुद से करना होगा। अगर परेशानी आ रही है तो मुझे बताना, मैं आपको बोर्ड पे करवाऊंगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, 9 ग्राम ग्लूकोज को 150 ग्राम जल में घोला गया। इस विलयन का क्वथनांक 100.17 डिग्री सेल्सियस है। जल के लिए के की गणना केल्विन प्रति मोल मात्रक में कीजिए। तो पहले पॉइंट लिख लेते हैं। स्मॉल w 9 ग्राम, कैपिटल W 150 ग्राम। कम मात्रा स्मॉल w, ज्यादा मात्रा कैपिटल W। स्मॉल m हमारा होगा 180, क्योंकि ग्लूकोज का अणुभार निकालो, ग्लूकोज को जल में घोलोगे तो ग्लूकोज विलय का हम लोग अणुभार लेते हैं। स्मॉल m बराबर 180। यार अब तो याद हो गया होगा अणुभार किसका क्या होता है, और कैपिटल M का मान आवश्यकता नहीं है तो लिख लो, 18 होता है जल का अणुभार। अब TS बराबर आपको दिया है, साफ शब्दों में कह रहा है कि विलयन का क्वथनांक 100.17 डिग्री सेल्सियस है। सर ने क्या किया, इसको लिख दिया है। इसको केल्विन बनाने के लिए 273 जोड़ देंगे, जोड़ दोगे 373.17 के बनेगा। कैपिटल T का मान आपको मान लेना है। इसको भी अगर चेंज करोगे केल्विन में 273 जोड़ोगे 373 बनेगा। समझ में आ रहा होगा। डेल्टा TB का मान अगर निकालने की बात अगर होती है हमारी तुम्हारी, तो डेल्टा TB बराबर TS माइनस T कर देना। 373.17 माइनस 373 घटा दोगे 0.17 के आ जाएगा। डेल्टा TB का मान आ चुका है, हमको KB का मान फाइंड करना है केल्विन में, इसीलिए चेंज किया गया डिग्री सेल्सियस को केल्विन में। M बराबर सूत्र होता है 1000 गुणे स्मॉल w गुणे KB डेल्टा TB गुणे कैपिटल W। KB को क्या करोगे, KB एक तरफ कर लेना फार्मूले का, जैसे मैंने कर लिया है, और स्मॉल m गुणे डेल्टा TB कैपिटल W, नीचे 1000 और यहाँ पे स्मॉल w, और KB एक और रहेगा क्योंकि KB ज्ञात करना है। सीधी सी बात है, जितने यहाँ पे पॉइंट दिए उसमें से एक पॉइंट ज्ञात करना होगा, सारे पॉइंट दिए होंगे, बस KB हमको फाइंड करना है। हर जगह का मान पुट कर दिया और KB बराबर हमारा इतना आया, भाग करोगे 0.51 केल्विन इंटू किलोग्राम प्रति मोल आ जाएगा। कैलकुलेशन बेटा आपको स्वयं से करना है, कर लेंगे ना? जी हाँ बिल्कुल कर लेंगे। अगले प्रश्न का हल देखते हैं। हमसे कहता है एक यौगिक के 4.18 ग्राम को 240 ग्राम जल में घोलने पर एक वायुमंडल दाब पर विलयन का क्वथनांक 100.65 डिग्री सेल्सियस है। यौगिक के अणुभार की गणना कीजिए। बेटा वीडियो की क्वालिटी जरूर बढ़ा लेना, और शुरुआत से अंत तक वीडियो देखोगे तभी मेरी बात आप समझ पाओगे। तो स्मॉल w हो गया 4.18, कैपिटल W हो गया 240। विलयन का क्वथनांक की बात करते हैं तो TS बराबर 100.65 डिग्री सेल्सियस हो गया। इसको केल्विन में बनाया कैसे जाता है, 273 जोड़ दीजिए तो 373.65 के बन जाएगा। कैपिटल T का मान 100 डिग्री सेल्सियस है, केल्विन में बनाओगे 273 जोड़ दोगे 373 केल्विन बनेगा। डेल्टा TB बराबर सूत्र लगा दोगे TS माइनस T हो जाएगा।
TS का मान 373.65 और 373 तो मैंने माना ही था। अब T का मान 100 मान लेते हैं। क्यों मानते हैं आपको पता ही है, क्योंकि पानी जो होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। अब डेल्टा TB बराबर निकालोगे TS माइनस T। TS का मान 373.65, ये 373 घटा दोगे 0.65 के। KB का मान आपको दिया है 5.31। स्मॉल m बराबर फार्मूला आप लगा दो। इस बार हम 100 वाला फार्मूला लगाएंगे, याद रखिएगा, इस बार हम लोग 100 वाला फार्मूला लगाएंगे। ज्यादातर 1000 वाला लगता है फार्मूला, इस बार 100 वाला क्यों लगाएंगे? क्योंकि प्रश्न में साफ कह दिया है आणविक उन्नयन स्थिरांक, और आणविक उन्नयन स्थिरांक जो होता है उसमें जो फार्मूला जो लगाया जाता है वो 100 वाला लिया जाता है, और जो मोलल जिसमें डबल ला होते हैं उसमें आपको 1000 लेना होता है। ये बातें याद रखो, मेहनत करना पड़ेगा, बिना मेहनत के कोई चीज हासिल नहीं होगी, वो हम हो चाहे आप हो। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही बात है। तो स्मॉल m बराबर 100 गुणे के, बस 100 कर देना है, बाकी तो सब कुछ वही रहता है। अब यहाँ पे KB को फाइंड करना है, KB एक तरफ कर लीजिए, दाएं बाएं कर देंगे तो ये आपका फार्मूला बन जाएगा। मान को पुट करेंगे, पुट करने के बाद स्मॉल m का मान ऐसे लाएंगे, ऊपर बनेगा 22 19 58, ऊपर ऊपर गुणा करेंगे, नीचे नीचे गुणा करेंगे और भाग कर देंगे 14.228, आंसर ग्राम प्रति मोल आ जाएगा। अगले प्रश्न का हल देखते हैं, ये लास्ट प्रश्न है। कहता है 12 ग्राम ग्लूकोज को 100 ग्राम जल में घोलने पर विलयन का क्वथनांक 100.34 डिग्री सेल्सियस पाया गया। जल के मोलल उन्नयन स्थिरांक की गणना करो। डबल ला गया, इसका मतलब 1000 वाला सूत्र लगाया जाएगा। क्या दिक्कत है बताओ? अब 12 ग्राम 100 ग्राम दे दिया है ना, स्मॉल W 12 ग्राम, कैपिटल W 100 ग्राम। ग्लूकोज को जल में घोल रहे हैं तो ग्लूकोज का अणुभार निकालो। अणुभार आपको पता ही 180 होता है, चाहे निकाल के देख लो या डायरेक्ट लिख दो, स्मॉल m बराबर 180। कैपिटल M यानी जल में घोलोगे उसका अणुभार 18 होता है, हालांकि यूज नहीं है, मैंने लिख दिया है तो लिख दिया है। KB का मान ज्ञात करना है। TS बराबर आपको दिए हैं 100.34, इसको क्या करोगे, केल्विन में बनाना चाहो बना लो, ना बनाओ तब भी आंसर आ जाएगा, क्योंकि इस बार कह तो रहा नहीं है। तो यहाँ पे क्या हुआ, TS के स्थान पे 100.34, जब नहीं चेंज किया है तो आपका 100.34 TS रहेगा, T का मान 100 मानते ही हैं, घटा दोगे 0.34 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। स्मॉल m बराबर फार्मूला आपको लगा देना है 1000 गुणे KB गुणे W बटे डेल्टा TB गुणे कैपिटल W। KB ज्ञात करना है, KB को आप एक तरफ ले चले जाइए, है नहीं? हाँ जी, मान को पुट कर देंगे, अब पुट करने के बाद आपका ये आंसर आ जाएगा। आंसर आपको केल्विन इंटू किलोग्राम प्रति मोल में ही आपको लाना है। यहां तक की बात एकदम क्लियर है? जी हाँ बिल्कुल क्लियर है। तो आज की क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट के माध्यम से आप सभी बताएंगे, और कमेंट के माध्यम से आप तभी बताइएगा जब आपने पूरी क्लास को बहुत ही धैर्यपूर्वक समझा हो। बिना वीडियो देखे आप कुछ भी आप नहीं कह सकते हैं। बस फर्क इतना है कि अगर आपको आणविक उन्नयन स्थिरांक या मोलल उन्नयन स्थिरांक पर आधारित अगर न्यूमेरिकल का हल अगर आपको समझना है तो सबसे पहले आपको आणविक उन्नयन स्थिरांक और मोलल उन्नयन स्थिरांक की परिभाषा समझनी होगी, इनके सूत्र समझने होंगे, और सूत्र में जो भी अक्षर आए हुए हैं उनका क्या मतलब है वो जानना होगा। तब जाकर आपको क्या करना है, इन्हीं परिभाषाओं पर आधारित जो भी न्यूमेरिकल मैंने 5 या 6 करवाए हैं जो बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, आप तभी समझिएगा। आपको पता ही है मेरे साथ आपको नोट्स बनाते चलना है, कहीं दाएं बाएं आपको नहीं जाना है। जैसे मैं आपको पढ़ाता चला जा रहा हूं वैसे आपको क्या करना है, पढ़ते चले जाना है। तो अंत में बस इतना ही कहेंगे, अगर वीडियो में अंत तक बने रहे हो और मेरे द्वारा समझाए गए जो भी प्रश्न थे अगर उनका हल अगर आपको समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक किए बिना नहीं छोड़ेंगे, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करेंगे। तो ये जो हमारा विलयन पार्ट चल रहा है इसमें अभी और भी बहुत सारे टॉपिक हैं, उन टॉपिकों को मैं आपको अगली क्लास में आपको समझाऊंगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।